सुर्खियों में। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। आज हमारे साथ हैं स्टूडियो में डॉक्टर आनंद कुमार त्रिपाठी। आप प्रति कुलपति हैं, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गांधीनगर, गुजरात। आप देश के जाने माने लॉ एक्सपर्ट भी हैं। सर, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपने मुझे कार्यक्रम में जो शरीक किया इसके लिए समस्त आकाशवाणी को बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सर, पहला सवाल रहेगा हमारा, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के बारे में आप कुछ बताइए, चूंकि आप वहां से हैं। कब इसकी स्थापना हुई, स्थापना किसने की और इसके पीछे का उद्देश्य क्या था? जी मैम, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय पूर्व में रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। पहले यह एक राज्य स्तर का संस्थान था, जो कि अक्टूबर 2020 में इसको राष्ट्रीय महत्व के एक संस्थान के रूप में जाना जाता है। इसके पूर्व में यहाँ पर माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, वो उनका विजन था कि पुलिस में जाने से पहले लोगों को पूर्व प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे कि जब वो पुलिस में सेवारत हों तो उनकी दक्षता और उनकी कार्य कौशल्यता उसके हिसाब से संवर्धित हो और लोगों को उचित ढंग से सेवा प्रदान कर सकें। और इसमें 2020 में जब ये राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में आया तो इसका व्याप थोड़ा ज़्यादा हुआ और ये राष्ट्रीय स्तर का एक संस्थान बन गया, जिसमें केंद्रीय पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल और राज्य स्तर की जितने भी पुलिस सेवा बल हैं, सारे लोगों के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर आकर के चाहे जिस लेवल के हों, चाहे कांस्टेबल लेवल के हों या हायर लेवल के अधिकारी हों, उनको यहाँ पर आकर के कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के रूप में एक अवसर मिलता है। तो यह विश्वविद्यालय खास करके पुलिस और सुरक्षा के क्षेत्र में आने वाले सभी विषयों, जैसे कोस्टल सिक्योरिटी जो तटीय सुरक्षा है, या फिर इंटरनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी, डिफेंस सिक्योरिटी, कई अपने आयाम को लेकर के ये विश्वविद्यालय स्थापित किया गया और दिन ब दिन यह विश्वविद्यालय हर क्षेत्र में एक उपलब्धियों को छू रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो कुशल एक प्रशिक्षित जो पूल है एक्सपर्ट्स के, वो बहुत अनुभवी हैं, प्रोफेशनल्स हैं, यहाँ पर आते हैं और अपने अनुभवों को विद्यार्थियों के रूप में साझा करते हैं। तो निश्चित रूप से यह विश्वविद्यालय अपने आप में एक अलग विश्वविद्यालय है और सुरक्षा और पुलिस के शिक्षा के जगत का एक पायनियर इंस्टीट्यूशन है, जो कि पूरे भारत में अपने दर्जे का एक प्रथम विश्वविद्यालय है। बिल्कुल सर, आपने विश्वविद्यालय की स्थापना और उसके पीछे का जो मूल उद्देश्य है उसके बारे में बखूबी हमारे श्रोताओं को बताया है। सर, ये विश्वविद्यालय किन किन क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करता है? मैडम, ये विश्वविद्यालय विभिन्न विषयों में शिक्षा प्रदान करता है, चाहे वो आपराधिक न्याय पद्धति से संदर्भित विषय हों, चाहे वो आपराधिक न्याय सहाय विज्ञान की बात हो, चाहे वो अपराध शास्त्र की बात हो, चाहे वो सुरक्षा विधि की बात हो या तटीय सुरक्षा विधि की बात हो, या फिर जो एक स्ट्रेस इन्वायरमेंट लोगों को कार्य करने के दौरान प्राप्त होता है, तनाव मुक्त शिक्षा उनके क्षेत्र में दिया जाए और उनका जो एक मनोवैज्ञानिक जो एक अनुभव है उसको तराशने के लिए भी विभिन्न पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। मेरे विश्वविद्यालय में 10 स्कूल हैं, जिसमें कि खास करके एक स्कूल है जिसका नाम है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, स्कूल ऑफ लॉ भी है, स्कूल ऑफ कोस्टल सिक्योरिटी है, IT एंड इंटेलिजेंस भी है। इस तरह से हमारे यहाँ विभिन्न स्कूल है, जो भाषा विज्ञान विभाग भी हमारे यहाँ है। जिन विषयों से संदर्भित कार्यक्रम, स्नातक स्तर के कार्यक्रम और परास्नातक स्तर के कार्यक्रम, प्रमाण पत्र स्तर के कार्यक्रम, सभी कार्यक्रम चलाए जाते हैं और ये समस्त विषय अपने आप में एक अलग विषय हैं, लेकिन सब पुलिसिंग, अपराध शास्त्र, अन्वेषण और उनकी प्रक्रिया में कैसे आगे बढ़ें, कैसे न्याय प्राप्त हो, कैसे लोगों को सुरक्षा मिले, कैसे सुरक्षा के मानकों को हम प्राप्त करके और उसके जो आदर्श को प्राप्त कर सकें, इन सब विषयों पर हमारे यहाँ शिक्षा दी जाती है।
बिल्कुल, तो हमने ये जान लिया है कि किन-किन क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान की जाती है और कौन-कौन से विषय होते हैं। सर ये भी जानना चाहेंगे कि मान लीजिए जो विद्यार्थी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उनका विश्वविद्यालय में प्रवेश का मन हो, तो वो कैसे क्या प्रक्रिया को फ़ॉलो कर सकते हैं ताकि उन्हें एडमिशन मिल सके? प्रवेश प्रक्रिया बहुत सामान्य है। जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का पार्ट बनने के लिए, उनको यदि वह 10+2 पास आउट हैं या 10+2+3 हैं, तो उनके स्तर पर एक डिप्लोमा कार्यक्रम है और एक स्नातक स्तर का कार्यक्रम है, जो कि मेरिट के आधार पर हम एडमिशन लेते हैं। जी, जी। उनके 10+2 में प्राप्त अंकों को मानक मान करके एक मेरिट बनाई जाएगी जी, जी। और जो उसमें मेरिट के आधार पर जिसका चयन होगा उसको प्रवेश की प्रक्रिया दी जाएगी। बिल्कुल, तो उम्मीद है कि जो विद्यार्थीगण ये कार्यक्रम सुन रहे होंगे, वो प्रवेश कैसे इस विश्वविद्यालय में पा सकते हैं, उसकी प्रक्रिया आपने अच्छे से बता दी है। सर, जो विद्यार्थी यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं, उन्हें किन-किन क्षेत्रों में रोज़गार मिलता है? विद्यार्थियों में ये बहुत जिज्ञासा रहती है कि अगर हम एडमिशन लेंगे, तो उसके बाद क्या स्कोप होगा, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? जी, रोजगार का अवसर एक बहुत प्रमुख बिंदु है किसी भी अध्ययन क्षेत्र का। बिल्कुल। और जब हम किसी शिक्षा को ग्रहण करते हैं तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल आता है जो आपने अभी पूछा है। जी। इसमें शिक्षा अर्जन करने के पश्चात वो कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें कि उनको वरीयता दी जाएगी। जैसे गुजरात पुलिस ने अपने भर्ती प्रक्रिया में एक संशोधन किया है कि जो व्यक्ति राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय से डिप्लोमा इन पुलिस साइंस या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पुलिस साइंस या कोई भी स्नातक और डिप्लोमा स्तर का कार्यक्रम करता है, उसको उसके भर्ती के दौरान अतिरिक्त अंक प्रदान किए जाएंगे, जिससे कि उसको एक वरीयता मिले और उसके पूर्व के ज्ञान को सेवा में जाने से पहले जो उसका अनुभव है, सेवा में आने के पश्चात उसके अनुभव को एक अच्छा बल मिले, एक अच्छा ज्ञान मिले और उससे एक कार्य करने की एक क्षमता और दक्षता काफ़ी सुधरती है। तो एक तो ये सर्विस का माध्यम है। दूसरा ये है कुछ प्राइवेट जो व्यक्तिगत जो निकाय हैं, प्राइवेट संस्थान हैं, वहाँ पर भी सुरक्षा के क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में या फिर साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में यदि अपने करियर के रूप में आजमाना चाहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आजकल जो प्राइवेट एंड कारपोरेट सिक्योरिटीज़ हैं, जी, जी। वो एक दक्ष मानकों के आधार पर लोगों की जो सेवाएं हैं उसको अर्जित करने का प्रयास करते हैं। यदि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ कोई छात्र होगा तो ऐसे छात्रों को विशेष रूप से एक अनुमन्य मिलेगा, उसको एक वरीयता मिलेगी और अन्य विद्यार्थियों की तुलना में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ विद्यार्थी निश्चित रूप से एक अंतर अपने आप में परिलक्षित होगा और उसको वरीयता मिलेगी। नौकरी पाने में यह विश्वविद्यालय एक अलग से सेल भी स्थापित किया हुआ है, जो कि प्रतिवर्ष विभिन्न कंपनियों के लोग यहाँ पर आते हैं और विद्यार्थियों की कौशल क्षमता और उनकी योग्यता के अनुसार उनकी सेवाओं को लेते हैं और हम ये सामान्य प्रक्रिया लगभग प्रतिवर्ष करते हैं और हर वर्ष चलती रहती है। हमारे यहाँ इंटर्नशिप का भी कार्यक्रम होता है, इससे भी बड़े बड़े निकायों में विद्यार्थी जाते हैं। इवन कि जो राज्य महिला आयोग है, मानव अधिकार आयोग है, इन सब जगहों पर भी जाते हैं, पुलिस विभाग में जाते हैं, सीबीआई में जाते हैं। नेशनल जुडिशियल एकेडमी के डायरेक्टर अभी हमारे यहाँ विजिट किए, उन्होंने भी हम अपने यहाँ इंटर्नशिप करने का एक अवसर दिया है। तो विद्यार्थी अगर राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का एक भाग है तो उसके सुनहरे अवसर के बारे में हम सब बहुत ख्याल करते हैं और उनको निश्चित रूप से एक सेवा योजन का सुखद और अच्छा अवसर मिलेगा। बिल्कुल, वाकई विश्वविद्यालय की ओर से भी ये बहुत ही सराहनीय पहल है सर कि कैंपस प्लेसमेंट भी होता है और जो आपके स्टूडेंट हैं वो हर जगह देश की जाने माने संस्थाओं में अपनी सेवाएं देते हैं। ये जो आपका विश्वविद्यालय है, क्या सामान्य विद्यार्थियों को ही एडमिशन देता है या फिर केंद्रीय पुलिस बल या फिर राज्य पुलिस बल में सेवारत को ही यहाँ पर एडमिशन मिल पाता है? आपका सवाल बहुत अच्छा रहा मैडम। इसमें सामान्य जो विद्यार्थी हैं जिनका की सेवा से कोई लेना देना नहीं है, वो भी इस विश्वविद्यालय का भाग बन सकते हैं। और इसके साथ साथ जो सेवारत राज्य पुलिस आयोग के कर्मचारी हैं या फिर केंद्रीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं, वो अगर इस विश्वविद्यालय का एक भाग बनना चाहते हैं एक शिक्षार्थी के रूप में, तो निश्चित रूप से इस विश्वविद्यालय में एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम
ट्रेनिंग प्रोग्राम, जी। शॉर्ट टर्म कोर्स और ओरिएंटेशन प्रोग्राम, और कभी कभी हम लोग सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से ऐसे लोगों को बुलाते हैं। उनके अनुभव के साथ साथ जो विश्वविद्यालय के जो एक पूल है, जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे यहाँ, एमेरिटस रिसोर्स फैकल्टीज़ हैं, उनके ज्ञान के साथ साझा करते हैं। और ये प्रॉब्लम्स जो सॉल्यूशंस होते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड जो ट्रेनिंग है, उसको हमारे यहाँ लेबोरेटरीज़ हैं। अगर साइबर फोरेंसिक की बात की जाए, मोबाइल फोरेंसिक की बात की जाए, या कभी कभी साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं, बिल्कुल। उस पर जानने की बात की जाए, जैसे कि आपको हम एक उदाहरण स्वरूप बताएं कि डिजिटल फोरेंसिक आज के युग में एक सबसे बड़ी चुनौती है, जहां पर अन्वेषण की प्रक्रिया के दौरान हम हर विषय में दक्ष नहीं होते, लेकिन मेरे यहाँ कुशल अध्यापक और प्रशिक्षित जो संवर्ग है, वो आने वाले सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रयोगशालाओं के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से, अन्य मानकों के हिसाब से उनको प्रशिक्षित करते हैं और उनके ज्ञान को निखारने का एक काम करते हैं। इससे जो सेवारत कर्मचारी हैं, जी, जी। वो अपने दिन ब दिन की प्रक्रियाओं के साथ साथ अपने में एक सुधार का अनुभव करते हैं, और जो अभी कुशल प्रशिक्षित नहीं हैं, जी, केवल एक विद्यार्थी के रूप में आते हैं, वो तो ककहरा से सीख करके भी आगे बढ़ने के लिए एक नया आयाम तलाशते हैं। बिल्कुल। और ये भी सर देखा जाता होगा, जो सामान्य विद्यार्थी हैं वो इनसे सीखते होंगे और वो उनसे सीखते होंगे, जी। जो आपस में बोलते हैं एक्सचेंज एजुकेशन, तो इससे भी उनको बढ़ावा मिलता होगा। पारस्परिक जो शिक्षा है, बहुत आपने दिलचस्प बात उठाई है। जो पारस्परिक ज्ञान होता है, जिसको बोलते हैं पीयर ग्रुप के बीच में ली गई शिक्षा, जी, जी। जो आप जानते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मेरे अनुभव के पक्ष में नहीं है, कुछ जी, आप जी। जानते हैं, तो जिसको बोलते हैं गिव एंड टेक, तो ये पद्धति से अच्छा होता है। और सबसे बड़ी बात मैडम ये होती है कि जो किताबों की जो दुनिया है, जी, जी। और जो एक प्रायोगिक दुनिया है, दोनों में बहुत अंतर है। तो जो प्रायोगिक जो फील्ड पर है, जो सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य और अपना दिनचर्या चला रहा है, और जो नए विद्यार्थी हैं, निश्चित रूप से वो एक अपने आप में ही एक दूसरे से सीखेंगे, जी। और यदि उनमें कोई गैप रहा, कुछ अगर कमी रही, तो उसको हम लोग अपने कुशल अध्यापकों और प्रशिक्षकों के माध्यम से उस कमी को पूरा करते हैं। बिल्कुल सर, ये भी जानना चाहेंगे कि अभी तक यहाँ से कुल कितने विद्यार्थी पास आउट हो चुके हैं? मैडम, ये विश्वविद्यालय काफ़ी अभी डिप्लोमा स्तर से शुरू हुआ, और पीजी डिप्लोमा स्तर से 2010 से जो हम इसको कार्यक्रम संचालित किए, आज तक 2300 विद्यार्थी सफलतापूर्वक अपना प्रमाण पत्र अर्जित कर चुके हैं। जी, जी। और वो पुलिस सेवा में भी हैं मैडम, और सीआरपीएफ में भी हैं, जी, जी। सीमा सुरक्षा बल में भी हैं, और इस तरह से कई राष्ट्रीय जो पुलिस जो संस्थान हैं उसमें काम कर रहे हैं। और कुछ अध्यापक तो विश्वविद्यालयों में अध्यापन के रूप में भी मेरे विश्वविद्यालय से पढ़कर आगे निकले हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, ये भी जानना चाहेंगे कि जो आपके यहाँ सेवारत पुलिस के कर्मचारी अपनी एजुकेशन ले रहे हैं, क्या उनको किसी तरह का सर्टिफिकेट देते हैं? फिर मैं कहूँगा कि बहुत बेहतरीन सवाल है। खास करके जो सेवा में लोग हैं, वो हर तरह का प्रशिक्षण करते हैं, जी, जी। शॉर्ट टर्म कोर्स करते हैं, लेकिन उनको निवर्तमान होने की स्थिति में उनके इस तरह की मेहनत को, उनकी इस तरह की उपलब्धियों को एक तरह से सराहा नहीं जाता, या उसकी कोई उपलब्धि नहीं मिलती है। मैं व्यर्थ तो शब्द नहीं प्रयोग करूंगा, लेकिन उसका कोई एक मूल्यांकन नहीं होता है। तो राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के पश्चात मैडम, दिल्ली पुलिस के बीच में और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के बीच में एक समझौता ज्ञापन हुआ, जिसमें वहाँ के जो कांस्टेबल लेवल के लोग हैं और जो एसआई लेवल के लोग हैं, उनको एक प्रमाण पत्र और डिग्री प्रदान करने की बात आ गई है। तो अब तक जो कांस्टेबल लेवल के लोग हैं, 4870 कांस्टेबल्स को और 357 सब इंस्पेक्टर्स को राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में उनको एक प्रमाण पत्र दिया है, जिससे कि निवर्तमान होने की स्थिति में वो इसका लाभ ले सकें। इसके साथ साथ हमारे यहाँ NSG जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उसके भी बीच में समझौता ज्ञापन हुआ है, जिसमें अब तक 587 कमांडोज को मेरे यहाँ से प्रमाण पत्र वितरित किया गया, जो कि अभी जो पासिंग आउट परेड होता है दिल्ली में, उसमें राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के हमारे जो अधिष्ठाता डॉक्टर अक्षत मेहता और डॉक्टर धर्मेश प्रजापति के नेतृत्व में एक टीम गया था,
और वहाँ की डीजीपी के साथ साथ में ये प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम किया गया। बिल्कुल, वाकई सर बहुत सराहनीय है, इससे उनको बहुत फ़ायदा आगे मिलने वाला है। सर ये भी जानना चाहेंगे कि अभी तक जो आपका संस्थान है, आपने कितने संस्थानों के साथ MOU किया है? यस 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 मैडम, इसमें लगभग 60 से ज़्यादा संस्थान के साथ हम लोग अभी तक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर चुके हैं जी। जो कि राष्ट्रीय, राजकीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहले अगर बात किया जाए तो जो पुलिस एकेडमीज़ हैं स्टेट की, जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज़ हैं, जो CBI एकेडमी है, जो NSG है, जो दिल्ली पुलिस है, जो CRPF है, जो NDRM है, हर तरह के जो एक कहा जाए कि सुरक्षा के क्षेत्र की जो एक पायनियर संस्थान होते हैं, अग्रणी संस्थान होते हैं, उन सब संस्थान में इस तरह के संस्थानों के साथ हम MOU किए हुए हैं। आर्ट्रैक है हमारे यहाँ, एयरफोर्स है, आर्मी है, तो डिफेंस हर तरह के जो संस्थान हैं अग्रणी अपने क्षेत्र में, उसमें हम लोगों ने MOU किए हैं और उस MOU के क्रम में उसमें हम कुछ न कुछ उसके अनुपालन में आगे भी बढ़ रहे हैं और शिक्षा और शिक्षार्जन के क्षेत्र में हम उनसे सहयोग ले रहे हैं और सहयोग हम दे रहे हैं। बिल्कुल सर, संस्थान के बारे में काफ़ी कुछ हमने अभी जानकारी हासिल कर ली है और एक अगला सवाल हमारा ये रहेगा कि जो ये सामान्य विश्वविद्यालय होते हैं दूसरे परंपरागत विश्वविद्यालय से, जो आपका विश्वविद्यालय है वो कैसे अलग है? मेरा विश्वविद्यालय, मैं तो उस विश्वविद्यालय का एक सिपाही हूँ, एक कर्मचारी हूँ। बिल्कुल। मुझे काफ़ी सुखद अनुभूति होती है और ये विश्वविद्यालय जहाँ पर आप कभी कभी बात करें कि हम सिक्योरिटी मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन करते हैं, हम यहाँ पर जो हाई लेवल के जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनके साथ में आकर के हम लीगल डिस्कोर्स करते हैं, उनके साथ ट्रेनिंग करते हैं, प्रशिक्षित करते हैं। तो ये कहा जाए कि अन्य विश्वविद्यालयों में केवल एक पठन पाठन का कार्यक्रम होता है, हमारे यहाँ एक कार्यक्रम है, एक मॉडल है, ट्री मॉडल, TREE, ट्रेनिंग, रिसर्च, एक्सटेंशन एंड एजुकेशन। उसके साथ साथ हम C भी लगाते हैं, C ट्री मतलब कंसल्टेंसी। तो इन सब क्षेत्रों में अगर शोध की बात की जाए, अगर आधुनिकीकरण की बात की जाए, अगर आपको पुलिस में क्राउड मैनेजमेंट में कोई समस्या होती है उसको कैसे दूर करें, तो एक तरह से कह लिया जाए कि सुरक्षा संस्थान और भारत के सुरक्षा संस्थानों की आवश्यकता और उन विषयों में कैसे हम अन्य निकायों से ज़्यादा आगे चलें, देश की सुरक्षा के लिए कैसे नागरिक तैयार करें। इसी क्रम को ध्यान में लेकर के मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी भारत सरकार ने अग्निवीर की नियुक्ति के संदर्भ में एक पहल की है और अग्निवीर जो आगे इच्छुक हैं ये भारतीय सेना का भाग बनने के लिए, हिस्सा बनने के लिए, उनको हम प्रशिक्षित भी करेंगे और उनको निवर्तमान होने की स्थिति में विश्वविद्यालय में उनको नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय एक अनुमन्य करेगा, उनको अधिमानी एक शर्त रखेगा जिससे कि उनको हमारे यहाँ कुछ छूट मिले और उनकी सेवा का लाभ एक सुरक्षा संस्थान को मिल सके। बिल्कुल सर, वाकई ये पहल वाकई बहुत सराहनीय है। इससे अग्निवीर को भविष्य में देखा जाए तो बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। जी सर, देखा जाए तो जब से ये अग्निवीर योजना आई है तो आप अग्निवीर लोग बने, जो हमारे यंग एनर्जी है वो अग्निवीर बने, तो कैसे उसको प्रोत्साहित किया जाए? अगर आप काव्य के माध्यम से उसको प्रोत्साहित करें। यस, इसमें मैं सोच रहा था कि जब इस तरह की आवाज़ आई कि ये कम समय के लिए है या इसमें लोगों को उतने लाभ के अवसर कम हैं, तो मैंने सोचा कि ये तो देश प्रेम है, देश सेवा है। उसी संदर्भ में मैंने कुछ कहने की कोशिश की कि मेरा इतना बड़ा है कद, मुझे नहीं चाहिए पद, अग्निवीर है मेरा परिचय, ठौर ठिकाना मेरा सरहद, मुझे नहीं चाहिए पद, मुझे नहीं चाहिए पद। बहुत ही बेहतरीन लाइंस के जरिए आपने एक बड़ा संदेश दिया है हमारे जो युवा हैं उनको। सर, अगर देखा जाए तो आपने यहाँ पर बताया कि बहुत तरह के प्रशिक्षण होते हैं, किस तरह के शोध कार्य होते हैं और उनमें भाग लेने वाले जो प्रतिभागी होते हैं वो कौन होते हैं? शोध कार्य के लिए हम हमारे यहाँ एक डॉक्टरेट प्रोग्राम होता है जो कि डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च एंड पब्लिकेशन के द्वारा संचालित किया जाता है जी। और ऐसे कार्यक्रम में जो प्रोफेशनल्स हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं,
जो फील्ड में हैं, जी। चाहे वो सीआरपीएफ में डीजीपी रैंक के हों, डीजी रैंक के हों, चाहे वो सीआरपीएफ में हों, चाहे बीएसएफ में हों, जिस भी क्षेत्र के, चाहे नेवल एकेडमी के हों, वो आकर के अपने अनुभवों को एक टॉपिक लेकर के उस पर रिसर्च करते हैं। और इसमें कई विषय हैं जिनको कि हमारे यहाँ BPRND एक संस्थान है दिल्ली का, जो भी गृह मंत्रालय के अधीन है, उसके कोऑर्डिनेशन में, और जो आवश्यकता है एप्लीकेशन बेस्ड जो रिसर्च है उसको सिक्योरिटी के क्षेत्र में, डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में, और स्ट्रेस मैनेजमेंट के क्षेत्र में, और ख़ास करके अभी जेल में मेरे विश्वविद्यालय की एक सेल स्थापित किया गया है जिसमें कि कैदियों की मनःस्थिति को अध्ययन करने के बारे में भी सोचा जा रहा है। जी। और वो अपने परिवार से अलग रहते हैं तो उनकी मनोवृत्ति क्या है, मानवीय दशा उनकी क्या है। तो मेरा विश्वविद्यालय उनको काउंसलिंग करता है और उनके काउंसलिंग के साथ साथ उस पर भी रिसर्च करने का एक बहुत बेहतरीन पहल किया है। और ख़ास करके जो चिकित्सक हैं, जो मनोरोगी हैं, उनको भी मेरा विश्वविद्यालय एक कार्यक्रम देता है। और अभी तो जो डिसेबल्ड रूप हैं जो मन से, और उनको मेरा विश्वविद्यालय एक डिसेबल सर्टिफिकेट देने के लिए भी अधिकृत कर दिया गया है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के लिए। वाकई सर, वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही सर, छोटी छोटी सी वो ज़रूरी बातें जो आप हमारे विद्यार्थियों से कहना चाहें इस कार्यक्रम के ज़रिए, अगर वो इस तरह के विश्वविद्यालय में अपना एडमिशन पाना चाहते हैं तो किस तरह से अपनी तैयारी करें? बिल्कुल जी। विद्यार्थियों को तो मेरा संदेश यही है कि अभी हम 15 अप्रैल के बाद हम विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करने जा रहे हैं। अगर आपकी एक कुशल एक सुरक्षा कर्मी बनना है, या आपको एक अच्छा नागरिक बनना है देश का, जी। और आप अगर मन बनाए हैं कि आपको किसी भी सुरक्षा संस्थान में अपने करियर के रूप में आपको अपनाना है, तो आप इस विश्वविद्यालय में आएँ। इस विश्वविद्यालय में न केवल आप नौकरी का अवसर पाएंगे, आप अनुशासन भी सीखेंगे, आप देश प्रेम भी सीखेंगे, और देश की सुरक्षा का जज्बा लेकर के जब आप अपने आप को इस क्षेत्र में ले जाएंगे तो निश्चित रूप से भारत अपना श्रेष्ठ भारत होगा। वाकई। यस। बिल्कुल सही कहा आपने सर। सर, वैसे तो हमने काफ़ी राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के बारे में बातचीत की है, लेकिन आपने आकाशवाणी से भी सर वाणी सर्टिफिकेट किया है, ऐसा हमें मालूम पड़ा है। मैं चाहूँगी कि आप आकाशवाणी से जुड़ी हुई कोई बात जो आपके जहन में हो इस वक्त हमसे साझा करें। जी जी। सबसे बड़ी बात तो आकाशवाणी में मेरा जो अनुभव रहा है वो बहुत सुखद रहा है। आकाशवाणी में लोगों को एक अनुशासन सिखाता है। जब मैं देखता था कि मुझे कार्यक्रम में मैडम शाम को 5:15 पर एक कार्यक्रम होता था हमारे यहाँ जी। और मैं चूँकि ग्रामीण अंचल से भी हूँ, कभी कभी मुझे ग्रामीण जगत का भी कार्यक्रम मिल जाता था। बिल्कुल। तो मुझे कहा जाता था कि आपके पास 15 मिनट है। तो कभी कभी ये हो जाता था कि इसमें एक लोकगीत हमको चलाना है जी। इसमें हमको 5 मिनट की एक टॉक चलानी है। तो 1-2 मिनट जब बचता था तो हम लोग उसको डिस्कशन करके उसके फिलर को हम लोग देते थे। तो ये लगता था कि आप एक मर्यादा में, एक अनुशासन में और एक समयबद्धता के साथ आप कैसे एक आउटकम, एक अच्छे उपलब्धि की तरफ बढ़ते हैं। तो आकाशवाणी ने मुझे अनुशासन सिखाया है, आकाशवाणी ने हमें समय पालन और मर्यादा सिखाया है। मैं तो कृतज्ञ हूँ। और मेरा इस तरह का जो आपने सवाल किया, मुझे आप अतीत में ले गई और जैसे आज आपके साथ मुझे लग रहा है कि मैं पुनः आकाशवाणी में आ गया हूँ और मैं आकाशवाणी का एक कर्मी के रूप में बात कर रहा हूँ, न कि मैं एक टॉकर के रूप में बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगी, ग्राम सभा कार्यक्रम जो आता है उसमें जिस तरह से आपने बताया कि लोकगीत चलाते हैं और जो फिलर होता है वो सारी प्रक्रियाएं हम लोग उस कार्यक्रम में करते हैं। जी। सर, बहुत जानकारियाँ आपने हमसे साझा की, बहुत अच्छा लगा आप हमारे कार्यक्रम में आए। और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में जो भी विद्यार्थी एडमिशन लेना चाहते हैं आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है ताकि वो समझ पाएँ और इसका लाभ ले सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमसे बात करने के लिए। जी मैडम, आपको यह अवसर देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ कार्यक्रम सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात इसी दिन इसी समय पर। तब तक के लिए नमस्कार। सुर्खियों में